तो एनडीटीवी क्रिएटर्स मंच पर एक बार फिर हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आप में से जितने लोग भी हमें टीवी पर इस वक्त देख रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इस वक्त देख रहे हैं और जो लाइव भी यहाँ पर खूबसूरत ऑडियंस हमारे बीच मौजूद है, मैं एक बार फिर से आपका अभिनंदन करती हूँ। स्वाति जी, बहुत स्वागत है आपका। साक्षी जी, बहुत स्वागत है आपका। और देखिए, आज दिलचस्प बात ये थी कि जब हमने इस कार्यक्रम को आज के दिन में शुरू करने का सोचा तो राम धुन से बेहतर विचार कोई और मन में कौंधा नहीं, क्योंकि महाकुंभ की वो यादें अभी भी हर व्यक्ति के जहन में ताज़ा हैं जो वहाँ पर होकर आए और उस भाव को अपने साथ लेकर आए। तो शुरुआत में स्वाति जी आपके साथ ही करना चाहूँगी। मुझे ये बताइए, अब जब भी आप कहीं जाती हैं तो हर जगह रिक्वेस्ट आती है कि 2 लाइन गुनगुना दीजिए, हमें ये सुना दीजिए, या हमारे दिन की शुरुआत आपके ही भजन से होती है? सबसे पहले तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं आप सभी लोगों को प्रणाम। जय श्री राम। एनडीटीवी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज यहाँ बुलाने के लिए और ये मंच देने के लिए। जहाँ तक राम आएंगे की बात है तो सिर्फ जहाँ जाती हूँ वहाँ नहीं, मुझे सपने में भी लोग ये बोलते हुए सुनते हैं कि 2 लाइन गा दीजिए। और सच बताऊँ तो मैं जितनी बार गाती हूँ उतनी बार मुझे ये नया लगता है, उतनी बार मुझे ये कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं उसको 1 करोड़ बार गा चुकी हूँ। स्टिल मुझे लगता है कि अभी मुझे पूरी लाइफ इसको गाना है। तो आज की शुरुआत हो जाए फिर 2 पंक्तियों के साथ, ज़रूर। जो आपको सपने में दिखता है। मैंने यहाँ आपसे अभी रिक्वेस्ट कर दिया। ज़रूर गाऊंगी मैं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। आपने तो आज के दिन की शुरुआत को ही एकदम पूरा भक्ति, समर्पण और आस्था में इस तरह से संगम में जोड़ दिया है। एंड आई एम श्योर जितने लोग भी धर्म अध्यात्म में रुचि रखते हैं वो इस बात को ज़रूर मानते होंगे कि कई बार ईश्वर अपने माध्यम चुनते हैं जिस माध्यम से उनको मासस को छूना होता है। मुझे लगता है प्रभु श्री राम ने आपको चुना इस गीत के लिए, इस भजन के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु श्री राम ने मुझे बहुत चीज़ों के लिए चुना है। मैं बचपन से अभी तक इतनी ब्लेस्ड चाइल्ड रही हूँ, इतनी अच्छी फैमिली मुझे मिली है। मतलब मुझे लाइफ में एक एक कदम पे जो चीज़ें मिली है मैं वो हर चीज़ के लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो राम जी ने सिर्फ इस गीत के लिए ही नहीं, राम जी ने एक अच्छा जीवन देने के लिए भी मुझे चुना है। तो मैं बचपन से ही बड़ी ब्लेस्ड रही हूँ। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। साक्षी जी, अभी देखिए, यहाँ तो हमने धर्म, समर्पण, आस्था की बात की, लेकिन जब भारत की बात हो रही है तो उसमें आपकी कविताओं में जो देशभक्ति का भाव हम देखते हैं और जिस अंदाज में आपके जो शब्द हैं लोगों को छूते हैं, वो अद्भुत रहा है। लेकिन क्या आप मानती हैं सोशल मीडिया के दौर में जिस तरह से आप अपनी रचनाओं को ज़्यादा डायरेक्टली लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उनके बीच पहुंच सकते हैं, इसने पूरी तरह से साहित्य की दुनिया को बदल दिया है आज की तारीख में? आप मानती हैं ये बात? जी बिल्कुल, बहुत बदल दिया है और कविता को नया आयाम भी दिया है। मैं आमतौर पर सोशल मीडिया को इतना नहीं पसंद करती थी शुरू में, लेकिन सिर्फ फोकस करती थी कि अच्छा लिखूं, अच्छा कह सकूं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि हम यहाँ पे कुछ श्रोता उपस्थित हैं जैसे 50-60, लेकिन हम अगर सोशल मीडिया पर हैं तो मुझे 500-600 लोग एक साथ सुन सकते हैं। तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है कविताओं में भी, और आप किसी भी प्रकार का अगर आपके पास कला है तो उसका प्रचार प्रसार करने के लिए सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। अच्छा, बीच में बड़ा लोग अक्सर कहते थे कि क्या यूथ जो है वो साहित्य से दूर होता जा रहा है, या कहानियों से, कविताओं से, गद्य पद्य, क्या ये अब उनकी पहुंच से दूर हो रहे हैं? इनफैक्ट बहुत सारी यंग ऑडियंस भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। ज़रा एक बार हाथ खड़े करके मुझे बताइए, आप में से कितने लोग कविताएँ बहुत फ्रिक्वेंटली पढ़ते हैं, हिंदी की, अंग्रेज़ी की, किसी भी भाषा की इनफैक्ट? अरे वाह, ये तो बड़ी अवेयर ऑडियंस है आज हमारी। आई एम हैप्पी टू सी दैट। तो ये चीज़ ज़रूर दिखाई देती है कि सोशल मीडिया की वजह से एक बदलाव जो दिखाई दिया कि जो चीज़ें किताबों तक सीमित थीं अब वो हर मोबाइल स्क्रीन पर एक टच के आधार पर उपलब्ध है।
तो क्या ये बदलते वक्त में लोकप्रियता देने का भी एक जरिया और एक ब्रिज बनता है आपकी नज़र में? जी, आपका पहला सवाल ये था कि बदलते दौर में क्या लोग साहित्य से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, साहित्य से दूर नहीं होते जा रहे हैं, बस उसकी चेंजेस आ रहे हैं, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है कि पहले किस तरह के गाने सुनते थे लोग, अब किस तरह के गाने सुनते हैं लोग। ऐसे कविताएं भी बदल रही हैं, अपना स्वरूप ले रही हैं, और उसके श्रोता अभी भी हैं, और साहित्य तो हमेशा जीवित रहेगा और हमेशा उसके चाहने वाले भी। अच्छा, साक्षी जी से कविता कौन कौन सुनना चाहता है अभी लाइव मंच पर? क्या नया इन दिनों लिखा साक्षी जी, क्या रचा इन दिनों नया? इन दिनों नया, इस समय मैं गज़ल कहने की कोशिश कर रही हूँ, गज़ल के अरूज सीखने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन पहले जो मेरी विधा है, मैं उससे आप सभी को जोड़ना चाहती हूँ। 3 बेटियाँ इस मंच पर उपस्थित हैं। 2 बेटियाँ अपने क्षेत्र में अच्छा नाम कर रही हैं, एक आयाम पर हैं, और मैं भी थोड़ी कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ से कहना चाहती हूँ कि कदम जब लड़खड़ाएंगे उन्हें चलने का दम देगी। यहाँ बेटियाँ उपस्थित हैं, पढ़ती हूँ, सुने। कदम जब लड़खड़ाएंगे उन्हें चलने का दम देगी, वो अपनी जान को अपनी जान लुटाने की कसम देगी। मेरी माँ भारती जब शीश का बलिदान मांगेगी। और मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि अशोक चक्रधर जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, जिनको देखकर, जिनको सुनकर, जिनको पढ़कर हम लोगों ने कुछ कहने की कोशिश की। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मेरी माँ भारती जब शीश का बलिदान मांगेगी, तो भारत की हर एक बेटी भगत सिंह को जन्म देगी। क्या बात है। भारत की हर एक बेटी। और युवा साथी उपस्थित हैं। ये वो समय है जहां आपको एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला रखने की आवश्यकता है। तब कहना चाहती हूँ, कोई पत्थर अगर बरसाएगा तो तीर बन जाना, तुम अपने दुश्मनों के पाँव की जंजीर बन जाना। तुम्हारी माँ के इज्जत पर कोई जब हाथ डाले तो, तुम्हारी माँ के इज्जत पर कोई जब हाथ डाले तो, तुम उसके बाजुओं को काटना, शमशीर बन जाना। तुम उसके बाजू। बहुत बहुत आभार। क्या बात है। अच्छा, आपकी विधा में जब देशभक्ति का रंग आपके शब्दों में इतनी गहराई से दिखाई देता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, मैं बहुत कम उम्र पर मंचों पर आ गई थी कविता सुनाने के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी भी कवयित्री हैं। तो हमारे संस्कार में, हमारे जीन्स में कितनी एज थी आपकी उस समय, उम्र क्या थी? मैं 16-17 वर्ष की थी। उस समय मंच से शुरुआत, मंच पर शुरुआत हो गई? उस समय मंच पर शुरुआत हो जाती है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि जब दिल टूटता है तो कवि बनते हैं, लेकिन मेरी जो आयु थी लिखने की, वो दिल टूटने की नहीं थी। उस समय हम अपने माँ के लिए लिखते हैं, देशभक्ति के लिए लिखते हैं, पिता के लिए लिखते हैं। तो मेरी शुरुआत इस तरह से हुई कि मैंने देशभक्ति की पंक्तियों से, और सबसे पहली कविता मैंने अपनी क्लास टीचर के लिए लिखा था। मेरा 12th का फेयरवेल था और मैं अपनी क्लास टीचर को माँ की तरह देखती थी, तो मैंने सबसे पहले माँ पर लिखा था, फिर भारत माँ पर लिखा, और ऐसे यात्रा मेरी शुरू हुई। क्या बात है। स्वाति जी, मंच के साथ आपका सफ़र कब शुरू हुआ? मेरी शुरुआत बहुत लेट हुई है, क्योंकि कई साल मुझे लग गए अपनी फैमिली में ये बताने के लिए कि मुझे ये करना है, और जबकि मुझे पता नहीं था कि मेरे जो फादर है वो तैयार बैठे हैं कराने के लिए, उनको बस बताना था। मैंने मेरे ख्याल से 9th क्लास में उनको बताया, तब जाके उनको पता चला कि मुझे म्यूज़िक सीखना है। तो कह रहे इतने साल से क्या कर रही है तब? तो उसके बाद जब मैं गुरुजी के साथ जाती थी कहीं कहीं, जहाँ वो जाते थे वहाँ मुझे 1-2 गाने गवाते थे, और वहाँ से मेरी मंच की शुरुआत हुई। उसके बाद मैं थोड़ा यूट्यूब करने लगी, बनारस आई, मैं यूट्यूब करने लगी, और पिछले 2 साल से तो मंच ही कर रही हूँ।
अच्छा, आपने YouTube का जिक्र किया, आपने जिक्र किया कैसे सोशल मीडिया पर जब आपके गीत आने लगे, छाने लगे, तो उनका क्या इम्पैक्ट आपके जीवन में भी आया, कैसे उसने जीवन को बदला। जब प्रधानमंत्री मोदी ने आपका गीत शेयर किया, राम आएंगे, और जब आपको पहला मोमेंट वो पता चला कि अच्छा प्राइम मिनिस्टर ने पोस्ट कर दिया है, क्या थी वो फीलिंग? पहली फीलिंग तो ये थी कि नहीं ये फेक आईडी होगा। यकीन नहीं हुआ? यकीन नहीं हुआ। मेरे पापा ने मुझे कॉल किया, उन्होंने बताया ऐसा कुछ हुआ है, तो मैंने कहा नहीं पापा ये सब ध्यान मत दीजिए, ये सब फेक आईडीज़ होती हैं। कह रहे फेक आईडीज़ कैसे हैं, हमारे यहाँ कुछ रिपोर्टर्स आए हुए हैं। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैंने उसको चेक किया, 10-15 मिनट चेक किया, मैंने वो लिंक क्लिक किया कि मेरा ही गाना है ना ये, तब मुझे जाके यकीन हुआ। और तब से अब तक बैठ के उस चीज़ को प्रोसेस करने का मौका ही नहीं मिला है। यू आर स्टिल प्रोसेसिंग? यस। अब तो काफ़ी समय हो गया। लाइफ चेंजिंग थिंग। एक कलाकार को लाइफ में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री से ऐसी तारीफ नहीं मिलती है। क्या तो बात है। मुझे मिली है और वो चीज़ मैं अभी तक प्रोसेस नहीं कर पाई हूँ। ओवरनाइट ज़िंदगी बदलना, लोग अक्सर इस बारे में बात करते हैं कैसे बदलती है, लेकिन ये जो मोटिवेशन है ये कैसे कलाकार को और गहराई में लेके जाता है या आगे के लिए प्रेरणा देता है? आपके लिए वो मोमेंट क्या था? मेरे लिए वो मोमेंट, मैं काम बिना एक्सपेक्टेशन के कर रही थी। मुझे करना था, म्यूज़िक में ही कुछ करना था, आगे बढ़ना था, लेकिन इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन, इतना बड़ा सपना लेके मैं कभी चली नहीं थी। तो जब ये चीज़ हुई तो मुझे पता नहीं सडनली सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई कि अगर वहाँ तक मेरी आवाज़ गई है तो अब मुझे बहुत अच्छी चीज़ डिलीवर करनी पड़ेगी, ना सिर्फ गानों में बल्कि मेरे पर्सनालिटी में, मेरे बातचीत में, मेरे हाव भाव में भी मुझे वैसा रखना पड़ेगा कि मैं, जिन्होंने मुझे पसंद किया है, मैं उनको अगर प्रेजेंट कर रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ तो सब पूछते हैं कि प्रधानमंत्री ने आपका भजन पसंद किया, ये वो। तो मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ वो चीज़ झलके कि हाँ उन्होंने जो किया है वो डिजर्विंग है और मैं उसको बस बर्बाद ना करूँ। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उस जिम्मेदारी के साथ आप अपने इस जीवन में आगे बढ़ रही हैं। इन दिनों क्या नया रचा है, और अगर हम उसकी कुछ झलक यहाँ पर सुन पाए? मैं सुनाना तो चाहती हूँ, चलिए आपकी चॉइस का, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, रिलीज़ होने वाला है, सो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ही चैनल पे आएगा। तो ये समाज में बहुत तरह की कुरीतियाँ हैं, जैसे ऊंच नीच, जात पात, और इसमें आते हैं कि आप कुछ जानवरों को बड़े गंदे तरीके से ट्रीट। मैं बहुत बड़ी जानवर प्रेमी हूँ। तो मैंने कुछ लिखा है 4 लाइन, वो मैं आपको सुनाती हूँ, आप पूरा भजन सुनिएगा जब आ जाएगा तब। तो ये भी भजन फॉर्मेट में ही है? मोटिवेशनल भजन है। ओके। मारते हो पशुओं को जिनको एक रोटी की आस, काटते हो मासूमों को, खाते उनकी लाश, फिर जाते हो जल भर के पशुपतिनाथ के पास, पेट को शमशान बनाकर रखते हो उपवास, एक एक करके जब तेरे पाप गिनाए जाएंगे, तब तुमको देने को सजा नारायण सामने आएंगे, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे, मैला सामन देख तुम्हारा पीड़ा से भर जाएंगे, पता नहीं किस रूप में आके। बहुत खूब। समाज के प्रति दायित्व, और उस दायित्व को आप कैसे अपनी कला के ज़रिए निखार सकते हैं, संवार सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं, मुझे इस भजन में उसकी एक झलक यहाँ पर ज़रूर दिखाई दी। आप इनफैक्ट साक्षी जी जिक्र कर रही थी अभी गज़ल का, जो आपने कहा, तो गज़ल की भी शौकीन है? जी, मैं गज़ल की बहुत शौकीन सबसे ज़्यादा किस शायर को पसंद करती हैं, या जिनको आपने सबसे ज़्यादा पढ़ा है?
वैसे तो मैंने बहुत पढ़ा है, मेरे सामने अशोक चक्रधर जी बैठे हुए हैं, मैंने आपकी भी बहुत गज़लें पढ़ी हैं, लोगों तक कविताएं बहुत पहुंची हैं, गज़लें मैं चाहती हूं आज आप मंच से भी सुनाएं। आपको भी मैंने सुना और पढ़ा है, और वो उपस्थित हैं जिनकी गज़लों की तख्तियां कर कर हमने सीखी हैं, हमने सीखा है अरूज़, और कुमार विश्वास जी को हमने बहुत सुना है, बहुत सीखा है उनसे। ऐसे आज आ रहे हैं शाम को? जी, मुझे जानकारी प्राप्त हुई, बहुत सौभाग्य का विषय है कि वो भी इसी मंच पर होंगे। तो और सबसे पहली जो गुरु मेरी रही हैं वो मेरी मदर ही रही हैं, मैंने उनसे सबसे पहले सीखा है, फिर धीरे धीरे सबसे सीखते रहे हैं। तो कोई गज़ल जो आप आज हम हमसे सुन पाएंगे? जी, मैं बिल्कुल तरन्नुम से कुछ सुना देती हूँ। मैं चाहती भी यही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कविताएं आप सभी तक पहुँचाऊँ, क्योंकि बातें करने का और भी मौका मिलेगा। मंच आपका है। जी, मैं बिल्कुल सुनाती हूँ। तहत से पंक्तियाँ सुनिएगा कि उड़ने वाले एक रोज़ उड़ जाएंगे, उड़ने वाले एक रोज़ उड़ जाएंगे, पेड़ बेचारे किस किस को समझाएंगे, और षड्यंत्रों से सूरज का क्या बिगड़ेगा। षड्यंत्रों से हम जब आगे बढ़ने वाले होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, सफलता की ओर होते हैं, तो हमारी टांग खींचने वाले भी लोग पीछे होते हैं। स्वाति जी यहाँ उपस्थित हैं, वो इससे रिलेट कर पाएंगी कि उड़ने वाले एक रोज़ उड़ जाएंगे, पेड़ बेचारे किस किस को समझाएंगे, और षड्यंत्रों से सूरज का क्या बिगड़ेगा। षड्यंत्रों से सूरज का क्या बिगड़ेगा, जुगनू खुद ही जल जल कर मर जाएंगे, और पाँव घायल हैं फिर भी चलना है। बहुत आभार। पाँव घायल हैं फिर भी चलना है, हार को जीत में बदलना है। पाँव घायल है फिर भी चलना है, हार को जीत में बदलना है। रात में जुगनू टिमटिमाते हैं, हम तो सूरज हैं दिन में जलना है। क्या बात है, बहुत आभार। बहुत खूब। स्वाति जी, आप भी सुनती हैं कविताएं, गज़लें वगैरह, या सिंगिंग और भजन पर फोकस ज़्यादा है? नहीं, मैं सुनती हूँ। हाँ हाँ। कौन है आपके पसंदीदा लेखक? कुमार विश्वास जी को ही सुनती हूँ। अच्छा, और आज वो आ रहे हैं। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आज वो आ रहे हैं। और कविताएं जहाँ तक है, मैं जो लिखती हूँ वो भी, मैं जो अभी मैंने सुनाया आपको वो मैंने ही लिखा है, तो मैं भी लिखती हूँ, तो कविताओं से कहीं ना कहीं मेरा भी वास्ता है। कोई और भजन जो आज आप सुनाना चाहें इस मंच से? हाँ, मैं सुनाना चाहूँगी आप सबको एक भजन। ये मैं लाइन जो गा रही हूँ, ये मैं इसलिए नहीं गा रही हूँ क्योंकि मैं किसी को ये ज्ञान देना चाहती हूँ कि आप दुनियादारी छोड़ दो, पैसे मत कमाओ, बल्कि मैं चाहती हूँ आप जो करो एक सही रास्ते पे होके करो, और उसके लिए पागल मत बनो। बस माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगा गली गली, ले ले नाम तो राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के ही तारीफ नहीं मिलती है। क्या तो बात है। मुझे मिली है, और वो चीज़ मैं अभी तक प्रोसेस नहीं कर पाई हूँ। ओवरनाइट ज़िंदगी बदलना, लोग अक्सर इस बारे में बात करते हैं कैसे बदलती है, लेकिन ये जो मोटिवेशन है ये कैसे कलाकार को और गहराई में लेके जाता है या आगे के लिए प्रेरणा देता है? आपके लिए वो मोमेंट क्या था? मेरे लिए वो मोमेंट, मैं काम बिना एक्सपेक्टेशन के कर रही थी। मुझे करना था, म्यूज़िक में ही कुछ करना था, आगे बढ़ना था, लेकिन इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन, इतना बड़ा सपना लेके मैं कभी चली नहीं थी। तो जब ये चीज़ हुई तो मुझे पता नहीं सडनली सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई कि अगर वहाँ तक मेरी आवाज़ गई है तो अब मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ डिलीवर करनी पड़ेगी, ना सिर्फ गानों में बल्कि मेरे पर्सनालिटी में, मेरे बातचीत में, मेरे हाव भाव में भी मुझे वैसा रखना पड़ेगा कि मैं, जिन्होंने मुझे पसंद किया है, मैं उनको अगर प्रेजेंट कर रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ तो सब पूछते हैं कि प्रधानमंत्री ने आपका भजन पसंद किया, ये वो। तो मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ वो चीज़ झलके कि हाँ उन्होंने जो किया है वो डिजर्विंग है, और मैं उसको बस बर्बाद ना करूँ। हाँ। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उस जिम्मेदारी के साथ आप अपने इस जीवन में आगे बढ़ रही हैं। इन दिनों क्या नया रचा है, और अगर हम उसकी कुछ झलक यहाँ पर सुन पाएँ? मैं सुनाना तो चाहती हूँ,
चलिए आपकी चॉइस का, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, रिलीज़ होने वाला है, सो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ही चैनल पे आएगा। तो ये समाज में बहुत तरह की कुरीतियाँ हैं, जैसे ऊंच नीच, जात पात, और इसमें आते हैं कि आप कुछ जानवरों को बड़े गंदे तरीके से ट्रीट। मैं बहुत बड़ी जानवर प्रेमी हूँ तो मैंने कुछ लिखा है 4 लाइन, वो मैं आपको सुनाती हूँ। आप पूरा भजन सुनिएगा जब आ जाएगा तब। तो ये भी भजन फॉर्मेट में ही है? मोटिवेशनल भजन है। ओके। मारते हो पशुओं को जिनको एक रोटी की आस, काटते हो मासूमों को, खाते उनकी लाश, फिर जाते हो जल भर के पशुपतिनाथ के पास, पेट को शमशान बनाकर रखते हो उपवास, एक एक करके जब तेरे पाप गिनाए जाएंगे, तब तुमको देने को सजा नारायण सामने आएंगे। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे, मैला सामन देख तुम्हारा पीड़ा से भर जाएंगे, पता नहीं किस रूप में आके। बहुत खूब। समाज के प्रति दायित्व, और उस दायित्व को आप कैसे अपनी कला के ज़रिए निखार सकते हैं, संवार सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं, मुझे इस भजन में उसकी एक झलक यहाँ पर ज़रूर दिखाई दी। आप इनफैक्ट साक्षी जी जिक्र कर रही थी अभी गज़ल का, जो आपने कहा, तो गज़ल की भी शौकीन है? जी, मैं गज़ल की बहुत शौकीन। सबसे ज़्यादा किस शायर को पसंद करती हैं, या जिनको आपने सबसे ज़्यादा पढ़ा है? वैसे तो मैंने बहुत पढ़ा है, मेरे सामने अशोक चक्रधर जी बैठे हुए हैं, मैंने आपकी भी बहुत गज़लें पढ़ी हैं, लोगों तक कविताएं बहुत पहुंची हैं, गज़लें मैं चाहती हूं आज आप मंच से भी सुनाएं। आपको भी मैंने सुना और पढ़ा है, और वो उपस्थित हैं जिनकी गज़लों की तख्तियां कर कर हमने सीखी हैं, हमने सीखा है अरूज़, और कुमार विश्वास जी को हमने बहुत सुना है, बहुत सीखा है उनसे। ऐसे आज आ रहे हैं शाम को? जी, मुझे जानकारी प्राप्त हुई, बहुत सौभाग्य का विषय है कि वो भी इसी मंच पर होंगे। तो और सबसे पहली जो गुरु मेरी रही हैं वो मेरी मदर ही रही हैं, मैंने उनसे सबसे पहले सीखा है, फिर धीरे धीरे सबसे सीखते रहे हैं। तो कोई गज़ल जो आप आज हम हमसे सुन पाएंगे? जी, मैं बिल्कुल तरन्नुम से कुछ सुना देती हूँ। मैं चाहती भी यही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कविताएं आप सभी तक पहुँचाऊँ, क्योंकि बातें करने का और भी मौका मिलेगा। मंच आपका है। जी, मैं बिल्कुल सुनाती हूँ। तहत से पंक्तियाँ सुनिएगा कि उड़ने वाले एक रोज़ उड़ जाएंगे, उड़ने वाले एक रोज़ उड़ जाएंगे, पेड़ बेचारे किस किस को समझाएंगे, और षड्यंत्रों से सूरज का क्या बिगड़ेगा। षड्यंत्रों से हम जब आगे बढ़ने वाले होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, सफलता की ओर होते हैं, तो हमारी टांग खींचने वाले भी लोग पीछे होते हैं। स्वाति जी यहाँ उपस्थित हैं, वो इससे रिलेट कर पाएंगी कि उड़ने वाले एक रोज़ उड़ जाएंगे, पेड़ बेचारे किस किस को समझाएंगे, और षड्यंत्रों से सूरज का क्या बिगड़ेगा। षड्यंत्रों से सूरज का क्या बिगड़ेगा, जुगनू खुद ही जल जल कर मर जाएंगे, और पाँव घायल हैं फिर भी चलना है। बहुत आभार। पाँव घायल हैं फिर भी चलना है, हार को जीत में बदलना है। पाँव घायल है फिर भी चलना है, हार को जीत में बदलना है। रात में जुगनू टिमटिमाते हैं, हम तो सूरज हैं दिन में जलना है। क्या बात है, बहुत आभार। बहुत खूब। स्वाति जी, आप भी सुनती हैं कविताएं, गज़लें वगैरह, या सिंगिंग और भजन पर फोकस ज़्यादा है? नहीं, मैं सुनती हूँ। हाँ। कौन है आपके पसंदीदा लेखक? कुमार विश्वास जी को ही सुनती हूँ। अच्छा, और आज वो आ रहे हैं। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आज वो आ रहे हैं। और कविताएं जहाँ तक है, मैं जो लिखती हूँ वो भी, मैं जो अभी मैंने सुनाया आपको वो मैंने ही लिखा है, तो मैं भी लिखती हूँ, तो कविताओं से कहीं ना कहीं मेरा भी वास्ता है। कोई और भजन जो आज आप सुनाना चाहें इस मंच से? हाँ, मैं सुनाना चाहूँगी आप सबको एक भजन। ये मैं लाइन जो गा रही हूँ, ये मैं इसलिए नहीं गा रही हूँ क्योंकि मैं किसी को ये ज्ञान देना चाहती हूँ कि आप दुनियादारी छोड़ दो, पैसे मत कमाओ,
बल्कि मैं चाहती हूँ आप जो करो एक सही रास्ते पे होके करो और उसके लिए पागल मत बनो बस। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगा गली गली। ले ले नाम तो राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले ले नाम तो राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। थैंक यू। क्या बात है, आपकी आवाज़ तो मतलब एकदम से ऐसा लगता है मेडिटेशन की तरफ ले जाती है कि आंखें बंद करके 10 मिनट 15 मिनट इंसान बैठ जाए तो बिल्कुल अपने भीतर की यात्रा उसकी प्रारंभ हो जाएगी। थैंक यू। आज जब आपसे बातचीत हो रही है सेशन में, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आज के दौर में, बदलते वक्त में, शब्दों से लेकर, लेखन से लेकर और मंच पर उसे प्रस्तुत करने को लेकर जो एग्जाम्पल्स आप दोनों ने सेट किए हैं, वो हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन और प्रेरणा है। और इसीलिए आज के दिन की शुरुआत आपके साथ शानदार रही। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आप दोनों का मंच पर आने के लिए। अगर आप यूथ से कुछ कहना चाहें, साक्षी, कुछ भी। मैंने कहा कि मैं बातें करना कम पसंद करती हूँ। आमतौर पर मैं चाहती हूँ कि कविताओं से, अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक दो शेर पढ़ना चाहती हूँ, वो आप सभी तक पहुँचाना चाहती हूँ। और मैं सोचकर भी आई थी कि गज़ल की सीखने की शुरुआत हुई है और NDTV ने इतना बड़ा मंच दिया है, तो यहाँ से प्रस्तुति की भी शुरुआत की जाए। तो मैं, आपके पास समय हो तो मैं सुनाती हूँ, सुनो। आपकी याद दिलाता है, बुरा लग तारीफ नहीं मिलती है। क्या तो बात है। मुझे मिली है और वो चीज़ मैं अभी तक प्रोसेस नहीं कर पाई हूँ। ओवरनाइट ज़िंदगी बदलना, लोग अक्सर इस बारे में बात करते हैं कैसे बदलती है, लेकिन ये जो मोटिवेशन है, ये कैसे कलाकार को और गहराई में लेके जाता है या आगे की लिए प्रेरणा देता है। आपके लिए वो मोमेंट क्या था? मेरे लिए वो मोमेंट, मैं काम बिना एक्सपेक्टेशन के कर रही थी। मुझे करना था, म्यूज़िक में ही कुछ करना था, आगे बढ़ना था, लेकिन इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन, इतना बड़ा सपना लेके मैं कभी चली नहीं थी। तो जब ये चीज़ हुई तो मुझे पता नहीं, सडनली सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई कि अगर वहाँ तक मेरी आवाज़ गई है तो अब मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ डिलीवर करनी पड़ेगी, ना सिर्फ गानों में बल्कि मेरे पर्सनालिटी में, मेरे बातचीत में, मेरे हाव भाव में भी मुझे वैसा रखना पड़ेगा कि मैं, जिन्होंने मुझे पसंद किया है, मैं उनको अगर प्रेजेंट कर रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ तो सब पूछते हैं कि प्रधानमंत्री ने आपका भजन पसंद किया, ये वो। तो मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ वो चीज़ झलके कि हाँ, उन्होंने जो किया है वो डिजर्विंग है और मैं उसको बस बर्बाद ना करूँ। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उस जिम्मेदारी के साथ आप अपने इस जीवन में आगे बढ़ रही हैं। इन दिनों क्या नया रचा है, और अगर हम उसकी कुछ झलक यहाँ पर सुन पाए? मैं सुनाना तो चाहती हूँ, चलिए आपकी चॉइस का, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, रिलीज़ होने वाला है, सो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ही चैनल पे आएगा। तो ये समाज में बहुत तरह की कुरीतियाँ हैं, जैसे ऊंच नीच, जात पात, और इसमें आते हैं कि आप कुछ जानवरों को बड़े गंदे तरीके से ट्रीट। मैं बहुत बड़ी जानवर प्रेमी हूँ तो मैंने कुछ लिखा है 4 लाइन, वो मैं आपको सुनाती हूँ। आप पूरा भजन सुनिएगा जब आ जाएगा तब। तो ये भी भजन फॉर्मेट में ही है? मोटिवेशनल भजन है। ओके। मारते हो पशुओं को जिनको एक रोटी की आस, काटते हो मासूमों को, खाते उनकी लाश, फिर जाते हो जल भर के पशुपतिनाथ के पास, पेट को शमशान बनाकर रखते हो उपवास, एक एक करके जब तेरे पाप गिनाए जाएंगे,
तब तुमको देने को सजा नारायण सामने आएंगे। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे। मैला सामन देख तुम्हारा पीड़ा से भर जाएंगे। पता नहीं किस रूप में आके। बहुत खूब। समाज के प्रति दायित्व और उस दायित्व को आप कैसे अपनी कला के ज़रिए निखार सकते हैं, संवार सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं, मुझे इस भजन में उसकी एक झलक यहाँ पर ज़रूर दिखाई दी। आप इनफैक्ट साक्षी जी जिक्र कर रही थी अभी गज़ल का, जो आपने कहा, तो गज़ल की भी शौकीन है? जी, मैं गज़ल की बहुत शौकीन सबसे ज़्यादा किस शायर को पसंद करती हैं, या जिनको आपने सबसे ज़्यादा पढ़ा है? वैसे तो मैंने बहुत पढ़ा है। मेरे सामने अशोक चक्रधर जी बैठे हुए हैं, मैंने आपकी भी बहुत गज़लें पढ़ी हैं। लोगों तक कविताएं बहुत पहुंची हैं। गज़लें मैं चाहती हूं आज आप मंच से भी सुनाएं। आपको भी मैंने सुना और पढ़ा है, और वो उपस्थित हैं जिनकी गज़लों की तख्तियां कर कर हमने सीखी हैं, हमने सीखा है अरूज़। और कुमार विश्वास जी को हमने बहुत सुना है, बहुत सीखा है उनसे। ऐसे आज आ रहे हैं शाम को? जी, मुझे जानकारी प्राप्त हुई। बहुत सौभाग्य का विषय है कि वो भी इसी मंच पर होंगे। तो और सबसे पहली जो गुरु मेरी रही हैं वो मेरी मदर ही रही हैं। मैंने उनसे सबसे पहले सीखा है, फिर धीरे धीरे सबसे सीखते रहे हैं। तो कोई गज़ल जो आप आज हम हमसे सुन पाएंगे? जी, मैं बिल्कुल तरन्नुम से कुछ सुना देती हूँ। मैं चाहती भी यही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कविताएं आप सभी तक पहुँचाऊँ, क्योंकि बातें करने का और भी मौका मिलेगा। मंच आपका है। जी, मैं बिल्कुल सुनाती हूँ। तहत से पंक्तियाँ सुनिएगा कि उड़ने वाले एक रोज़ उड़ जाएंगे, उड़ने वाले एक रोज़ उड़ जाएंगे, पेड़ बेचारे किस किस को समझाएंगे, और षड्यंत्रों से सूरज का क्या बिगड़ेगा। षड्यंत्रों से हम जब आगे बढ़ने वाले होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, सफलता की ओर होते हैं, तो हमारी टांग खींचने वाले भी लोग पीछे होते हैं। स्वाति जी यहाँ उपस्थित हैं, वो इससे रिलेट कर पाएंगी कि उड़ने वाले एक रोज़ उड़ जाएंगे, पेड़ बेचारे किस किस को समझाएंगे, और षड्यंत्रों से सूरज का क्या बिगड़ेगा। षड्यंत्रों से सूरज का क्या बिगड़ेगा, जुगनू खुद ही जल जल कर मर जाएंगे, और पाँव घायल हैं फिर भी चलना है। बहुत आभार। पाँव घायल हैं फिर भी चलना है, हार को जीत में बदलना है। पाँव घायल है फिर भी चलना है, हार को जीत में बदलना है। रात में जुगनू टिमटिमाते हैं, हम तो सूरज हैं दिन में जलना है। क्या बात है, बहुत आभार। बहुत खूब। स्वाति जी, आप भी सुनती हैं कविताएं, गज़लें वगैरह, या सिंगिंग और भजन पर फोकस ज़्यादा है? नहीं, मैं सुनती हूँ। हाँ। कौन है आपके पसंदीदा लेखक? कुमार विश्वास जी को ही सुनती हूँ। अच्छा, और आज वो आ रहे हैं। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आज वो आ रहे हैं। और कविताएं जहाँ तक है, मैं जो लिखती हूँ वो भी, मैं जो अभी मैंने सुनाया आपको वो मैंने ही लिखा है, तो मैं भी लिखती हूँ, तो कविताओं से कहीं ना कहीं मेरा भी वास्ता है। कोई और भजन जो आज आप सुनाना चाहें इस मंच से? हाँ, मैं सुनाना चाहूँगी आप सबको एक भजन। ये मैं लाइन जो गा रही हूँ, ये मैं इसलिए नहीं गा रही हूँ क्योंकि मैं किसी को ये ज्ञान देना चाहती हूँ कि आप दुनियादारी छोड़ दो, पैसे मत कमाओ, बल्कि मैं चाहती हूँ आप जो करो एक सही रास्ते पे होके करो, और उसके लिए पागल मत बनो। बस माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगा गली गली, ले ले नाम तो राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले ले नाम तो राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। थैंक यू। क्या बात है, आपकी आवाज़ तो मतलब एकदम से ऐसा लगता है मेडिटेशन की तरफ ले जाती है कि आंखें बंद करके 10 मिनट 15 मिनट इंसान बैठ जाए तो बिल्कुल अपने भीतर की यात्रा उसकी प्रारंभ हो जाएगी। थैंक यू। आज जब आपसे बातचीत हो रही है सेशन में, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आज के दौर में, बदलते वक्त में
शब्दों से लेकर, लेखन से लेकर और मंच पर उसे प्रस्तुत करने को लेकर जो एग्जाम्पल्स आप दोनों ने सेट किए हैं वो हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन और प्रेरणा है। और इसीलिए आज के दिन की शुरुआत आपके साथ शानदार रही। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आप दोनों का मंच पर आने के लिए। अगर आप यूथ से कुछ कहना चाहें साक्षी, कुछ भी। मैंने कहा कि मैं बातें करना कम पसंद करती हूँ। आमतौर पर मैं चाहती हूँ कि कविताओं से, अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक मतला एक दो शेर पढ़ना चाहती हूँ, वो आप सभी तक पहुँचाना चाहती हूँ। और मैं सोचकर भी आई थी कि गज़ल की सीखने की शुरुआत हुई है और NDTV ने इतना बड़ा मंच दिया है तो यहाँ से प्रस्तुति की भी शुरुआत की जाए। तो मैं, आपके पास समय हो तो मैं सुनाती हूँ, सुनो। आपकी याद दिलाता है, बुरा लगता है। आपकी याद दिलाता है, बुरा लगता है। जब कोई शेर सुनाता है, बुरा लगता है। और ये शेर सुनिएगा। लोग हाथों से नहीं आँखों से छू लेते हैं। लोग हाथों से नहीं आँखों से छू लेते हैं। जब कोई नजरें मिलाता है, बुरा लगता है। और ये एक शेर आखिरी शेर मैं सुना देती हूँ। मुझको मालूम सही आप वफादार नहीं। मुझको मालूम सही आप वफादार नहीं, पर कोई और बताता है, बुरा लग। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। समा जो है यहाँ पर आपने बांध दिया है। दिल तो नहीं चाहता कि धन्यवाद करें, लेकिन अशोक जी भी अब बैठे हैं। सर वेलकम आपका भी, अगले सेशन की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आपका आज इस मंच पर आने के लिए और हमारे पहले सेशन के साथ इस कार्यक्रम को चार चांद लगाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।